बात करते हैं कि आपका जो है क्लास 7 का जो थर्ड चैप्टर है, चैप्टर का नाम देख लीजिए। चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। ऐसा नहीं कि सिर्फ 7th क्लास के लिए, आप किसी भी कंपटीशन लेवल का भी तैयारी करते हैं, अगर आपका जियोग्राफी ऑनर्स है चाहे और कोई भी, तो आपको ये जानना चाहिए कि हमारा पृथ्वी का जो बदलाव है, बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, क्या कारण है, क्या रीजन है जिसके चलते बदल रहा है। क्या आपको पता है? हो सकता है कि आपको पता नहीं होगा और हो सकता है कुछ कुछ पता भी होगा। तो पता है तो पूरा क्लियर वे में पता रखिए, ठीक है। तो चलिए आज बात करते हैं, ये 7th क्लास का थर्ड चैप्टर है, ठीक है, भूगोल का, हमारी बदलती पृथ्वी। हमारा पृथ्वी जो है, हमारा धरती जो है बदल रहा है, बदलने का पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है कि हमारा धरती जो है बदल रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा जानेंगे, ठीक है, आपको टेंशन बिल्कुल ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आपको जहाँ समझाने लायक है वहाँ पे मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं कि स्थल मंडल जो है अनेक प्लेटों में जो है विभाजित है। प्लेटों मतलब उसका जो परत होता है, जो लेयर टाइप से होता है, तो उस टाइप से जो है प्लेट में जो है विभाजित है, जिन्हें हम लोग स्थलीय मंडलीय प्लेट जो है कहते हैं। आपसे क्वेश्चन कोई पूछ दिया कि बताइए, थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा, शायद कलर चेंज हुआ, हाँ। तो आपसे अगर मान लीजिए अगर कोई पूछ दिया कि प्लेटें होता क्या है, तो आप क्या बताइएगा? आपको सॉरी, आपसे कोई पूछ दिया कि स्थलीय मंडलीय जो प्लेटें हैं वो क्या है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित, अनेक परत में विभाजित है, ठीक है, स्थल मंडल। तो जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्थलीय मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कोई कि स्थलीय मंडलीय प्लेट जो है किसको कहते हैं, तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ से लेकर के इसको यहाँ तक लिख लीजिएगा, कहते हैं यहाँ तक, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि स्थलीय मंडलीय प्लेट जो है किसको कहते हैं, तो डायरेक्ट लिखेंगे कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें हम लोग स्थल मंडलीय प्लेटें या प्लेट कहते हैं, खत्म, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट लाइन की, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि प्लेटें जो है हमेशा धीमी गति से चारों तरफ जो है घूमते रहती है। जो प्लेटें जो है हमेशा धीमी गति से मूवमेंट जो है होते रहता है उस समय, ठीक है। प्रत्येक वर्ष जो है केवल मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा होने वाली जो गति है उसके कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर जो है पिघला हुआ मैग्मा जो है एक वृत्तीय रूप में घूमता है, मतलब सर्कुलर रूप में, ठीक है। जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है, यहाँ पे शायद क्रियाकलाप दिया हुआ होगा ये वाला, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लेते हैं कि प्लेट जो है, तो इसको बड़ा कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है कि प्लेट की इस गति के कारण जो है पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की परिवर्तन होता है तो पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण गतियां उत्पन्न होती है। नहीं समझ में आ रहा होगा, शुरू से देखिए। कह रहा है कि प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की जो सतह है उस पर परिवर्तन होता है। कौन सा गति कारण? जो मैं बताया था ना, यहाँ पे देखिए जो घूम रहा था क्या हुआ, तो यहाँ पे हुआ कि जो मैग्मा जो है पिघला, तो वृत्तीय रूप में घूम रहा है इस गति के कारण जो है। तो इस गति के कारण क्या हुआ, कुछ परिवर्तन होता है, ठीक है। तो पृथ्वी, थोड़ा सा पेंसिल ले लूंगा तभी आप लोग को ऐसा समझाने में रहेगा कि पृथ्वी की गति को जो है उन बलों के आधार पर विभाजित किया, उस बल के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण गतियां उत्पन्न होती है। मतलब कौन कौन गतियां हैं, कौन कौन मूवमेंट हो रहा है, किसके चलते मतलब ये सब जो परिवर्तन हो रहा है धरती पर, हमारे पृथ्वी पर, तो उन गतियों के बारे में जो अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपसे क्वेश्चन कोई पूछ दिया कि बताइए कि अंतर्जनित बल किसको कहते हैं, तो माइंड में इतना सेट रखिए, अंतर्जनित यानी एंडोजेनिक फोर्स, यानी अंतर्जनित मतलब अंदर, मतलब अंदर जो आपका बल जो है अंदर भाग में जो है क्या होगा, कुछ अंदर भाग में जो है बल जो है घटित होगा, उसको हम लोग बोलेंगे अंतर्जनित बल। मतलब धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो बल लग रहा है या जो बल से मतलब कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड अंतर्जनित बल। मतलब हम लोग उसको कहेंगे अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ से लिख लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिएगा और रोक सकते हैं, और लिख लीजिएगा यहाँ से कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, खत्म। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है, अब तो अंतर्जनित हो गया, तो अंतर्जनित का उल्टा भी तो होगा, तो अंतर्जनित का उल्टा क्या होगा, तो अंतर्जनित का उल्टा होगा बहिर्जनित। तो बहिर्जनित बल क्या होता है उसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। तो आपका अगला है अंतर्जनित बल, आप समझ गए। अब बात करेंगे कि बहिर्जनित बल क्या होता है। तो बहिर्जनित बल हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि बहिर्जनित बल जो बल क्या होता है कि पृथ्वी की
सतह पर उत्पन्न होता है, मतलब पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न होगा। जो पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न होगा मतलब ऊपर में कुछ दिखाई देगा परिवर्तन, उसको बोलेंगे बहिर्जनित। और जो पृथ्वी के अगर अंदर दिखाई देगा उसको बोलेंगे अंतर्जनित। समझ में आया? तो लिखिएगा एग्जाम में कि पूछ दिया कि बताइए कि अंतर्जनित बल, या पूछ दिया कि एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है। ऐसे तो पूछेगा ये नहीं, इंग्लिश में हो जा रहा है, लेकिन आपसे पूछेगा हिंदी मीडियम वाले से अंतर्जनित बल क्या होता है, और जिनका इंग्लिश होगा उनसे पूछेगा एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है। तो आप डायरेक्ट बताइएगा कि अगर अंतर्जनित पूछे तो पृथ्वी के अंदर के बात बताएंगे। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होगा बल उसको हम लोग बोलेंगे अंतर्जनित बल। और पूछे कि बहिर्जनित बल, तो जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उसे बहिर्जनित बल। इसको वीडियो को रोकिएगा और रोकने के बाद लिख लीजिएगा बहिर्जनित का यहाँ से है, ठीक है। जैसे अंतर्जनित का आपको मैंने बता दिया, बहिर्जनित का यहाँ तक है, ठीक है। चित्र देखने के लिए बोल रहा है, देख लेंगे चित्र। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न कर सकता है। आकस्मिक मतलब पता ही नहीं चला आकस्मिक क्या है। तो आकस्मिक मतलब पूरा जल्दी में, पूरा एकदम अचानक, थोड़ा सा कम समय के लिए रहेगा लेकिन पूरा फास्ट रहेगा, दिस विल कॉल आकस्मिक गति, ठीक है। उसको हम लोग आकस्मिक गति कहेंगे। तो इसके बारे में भी जानेंगे, टेंशन नहीं लेना। तो आकस्मिक गति जो है उत्पन्न करते हैं, तो ये जो है कभी कभी धीमी, कभी कभी आकस्मिक भी होता है, कभी कभी धीमा भी होता है। जैसे देखिए भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी के सतह पर अत्यधिक हानि होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि एकदम भूकंप आ गया, तो कभी कभी नहीं देखते पूरा बिल्डिंगें ढह जाता है। कभी कभी ज़्यादा ज्वालामुखी का असर हो गया तो वहाँ का परिवर्तन ही कुछ और हो जाता है। तो ये सब क्या है आकस्मिक। आपसे एग्जाम्पल पूछ दिया कि बताइए आकस्मिक गति, तो हम लोग जानेंगे कि आकस्मिक गति होता है कि मतलब अचानक आ जाएगा, चाहे जल्दी में आ जाए, तो उसको हम लोग आकस्मिक कहेंगे। लेकिन क्या पता है कि आकस्मिक का उदाहरण कौन कौन है? नहीं पता है। तो नहीं पता तो लिख लीजिएगा कि आकस्मिक गति का उदाहरण दो दीजिए। आपने क्वेश्चन बनाया कि आकस्मिक गति का उदाहरण लिखिए, तो पहला लिखिएगा भूकंप, दूसरा लिखिएगा ज्वालामुखी, ठीक है, खत्म। तो इससे हानि ज़्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। देखिए तो पहले तो पृथ्वी की जो गतियाँ हैं ये है, पहला गति है अंतर्जनित बल, दूसरा बहिर्जनित बल। अंतर्जनित में आपका एक आएगा अपवर्तन और निक्षेपण, और आपका ये बहिर्जनित में आएगा, ठीक है। और अंतर्जनित में आएगा एगो आकस्मिक बल, एगो पटल निरूपण बल, फिर एगो भूकंप आएगा, ज्वालामुखी, एगो भूस्खलन, एगो पर्वत निर्माणकारी बल, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी की गतियाँ कितना है, तो पहले दो माइंड में से रखे, पहला अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, ये दोनों का डिफिनेशन रख लीजिए कंप्लीट, खत्म। तो थोड़ा सा अगर कलर चेंज करें तो बेस्ट है, ठीक है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं आकस्मिक, इसको ऐसा कर लेते हैं। अब बात करते हैं आकस्मिक। आकस्मिक बल क्या है? तो आकस्मिक बल मतलब जल्दी आएगा, तो इसका उल्टा क्या चाहिए? पटल विरूपण। ये लेट से थोड़ा, मतलब इसका असर जो होगा थोड़ा धीरे धीरे होगा। जैसे हिमालय बढ़ गया, हिमालय कभी कभी सुनते हैं इतना हाइट हो गया, ये हो गया, ऐसे वैसे, लेकिन क्या कैसे होगा? तुरंत हो गया? नहीं होगा। उसमें सालों भर, 2 साल, लाखों साल, मतलब ऐसा लगता है टाइम, तब जाकर उसमें कुछ परिवर्तन दिखता है। तो हो गया पटल विरूपण बल। और वही अगर कोई पूछ दिया आकस्मिक, तो आकस्मिक मतलब जल्दी, ठीक है। अब आकस्मिक बल के 3 को बेटा है। आकस्मिक बल होगा जल्दी जल्दी होगा तो कौन कौन होगा? देखो भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है, ये सब 3 लिख लीजिएगा। आकस्मिक बल होता है तो उसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? तो एगो भूकंप में देखने को मिल सकता है, ज्वालामुखी में एगो भूस्खलन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए पटल विरूपण में क्या मिलेगा? तो पर्वत निर्माणकारी बल। इसमें जैसे पर्वत को बनने में लाखों साल लग जाते हैं, ये सब होता है। तो ये सब हो गया आपका क्या चीज? तो ये पर्वत विरूपण बल का, ठीक है। पता चल गया? होना भी चाहिए, पता भी चलना चाहिए, आप बढ़िया से वीडियो को देखिए, ठीक। अब देखिए बहिर्जनित बल के बारे में बात करते हैं। तो बहिर्जनित अपवर्तन होता है, वो निक्षेपण। अपवर्तन और निक्षेपण आपको पता ही होगा, अगर नहीं जानते हो तो वीडियो को लास्ट में देखिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। अपवर्तन मतलब जैसे कोई भी चीज़ कटाव छटाव होता है ना, उसमें अपवर्तन, ये सब हो गया निक्षेपण। तो ये सब कैसे होता कैसे है? तो नदी जैसे बहता है तो उसमें देखते होंगे बालू वगैरह सब लेकर के जाता है, अपना आसपास के जो एरिया होता है उसको काटते छाटते जाता है, तो वो सब निक्षेपण और अपवर्तन देखने को वहाँ पे मिलता है। ये आपको पवन के द्वारा भी हो सकता है, हवा के द्वारा भी कभी कभी उड़ा करके लेके जाता है। अगला हो गया समुद्र और तरंग के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। और हिम नदी के द्वारा भी हो सकता है, ठीक ना, हिम नदी के द्वारा मतलब पिघलता है तब। तो आपको पता चल गया। एक बार फिर से देख लीजिए पृथ्वी की 3 गतियाँ, पहला अंतर्जनित बल, दूसरा बहिर्जनित बल। अंतर्जनित में 2 इसका बेटा, एक हो गया आपका आकस्मिक बल और दूसरा पटल निरूपण। आकस्मिक मतलब जल्दी और पटल निरूपण मतलब थोड़ा धीमे धीमे। पटल निरूपण मतलब इसमें आएगा धीरे धीरे, मतलब पर्वत निर्माणकारी बल होगा। इसमें भूकंप आ जाएगा, ज्वालामुखी, भूस्खलन, इस समय जल्दी देखने को मिलेगा इसमें, ये सब जल्दी होता है, ठीक है। और जो बहिर्जनित बल है इसको जो है अपवर्तन और निक्षेपण इसका बेटा है, और इसका भी, इसका जो अपवर्तन निक्षेपण का इसका 3 को कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो नदी, ये सब जो है पानी वगैरह जो बहता है वो, और पवन हो गया, और समुद्र तरंग, ये सब जो है, ये सब, और हिम नदी में, ठीक है। 10% बैटरी है लेकिन आपको आज कंप्लीट करा देंगे। अब देखिए स्थल मंडलीय प्लेट क्या होता है, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है।
तो लिखिएगा कि असल मंडलीय प्लेट क्या है। तो भूपर्पटी के अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर टिकी होती है। नहीं समझ में आया? जो स्थल मंडलीय प्लेट है वो भूपर्पटी मतलब भूमि का जो ऊपरी का जो परपटी ऊपरी का जो लेयर है जो परत है उसका अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की जो है, छोटा हो गया या कुछ मतलब बड़ा हो गया और कुछ छोटी आकार की कठोर असमान आकार के मतलब कोई समान जिसे बराबर नहीं, कोई अलग है तो कोई अलग है, इस टाइप से आकार का जो प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप हो गया और महासागर के जो सतह टिका होता है उसे हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग स्थल मंडलीय प्लेटें। आपसे पूछ दिया तो बता दीजिएगा कि वैसा जगह जहाँ पे जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतह जो है टिकी होती है वहाँ पे असमान आकार की प्लेटें होती है उसको हम लोग वो बोलेंगे, नहीं तो इसके भाषा में लिख लीजिएगा डायरेक्ट। ठीक है, जैसे मतलब आपको सुविधा हो वैसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी क्या है उसके बारे में पूरा जानेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है वही एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडो मतलब अंदर अंतर्जनिक वाला और ये बाहर मतलब बाहर वाला। ठीक है, बाहर। तो ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी के बारे में अगर बात करते हैं कि भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं उसको हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। बात खत्म। ज्वालामुखी किसको कहते हैं? एग्जाम में पूछ जाता है। मतलब भूमि का भूमि परपट्टी का मतलब भूमि का परत का ऐसा जगह जहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र होता है, छिद्र होता है, छेद टाइप से, जिससे क्या हुआ पिघला हुआ पदार्थ जो अचानक निकल जाता है उसको ही हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। इतना माइंड में सेटअप रखिए। और यहाँ पे देखिए कि ज्वालामुखी का आपका चित्र दिखाया गया है। जैसे यह गैस और राख है यहाँ पे निकल रहा है। शुरू यहाँ पे क्या हुआ कि मैग्मा का कोष था यहाँ पे। ठीक है, और ये मेंटल है और ये परपट्टी है। ठीक है, पृथ्वी का। और यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से निकलते निकलते यहाँ पे जैसे इधर गया और इधर से क्या हुआ लावा हुआ। लावा जो पिघलने लगा नीचे। और ये क्या है? निकस वेंट है और ये क्या है? क्रेटर है। ऊपर वाला भाग को क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से गैस और राख निकल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा कि इसी प्रकार जो है असल मंडलीय प्लेटों की गति के जो है गति करने पर जो है पृथ्वी की सतह पर मतलब पृथ्वी की धरती पर जो है कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को हम लोग भूकंप कहते हैं। अच्छा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भूकंप कहते हैं किसको है तो आप लिख लीजिएगा। नहीं लिख पाइएगा तो यहाँ से लिखिए कि स्थल मंडलीय प्लेटों के गति पर पृथ्वी की सतह पर, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर जो है पृथ्वी की सतह पर जो है पृथ्वी के धरती का जो सतह है उस पर क्या होता है कि कंपन होता है। जैसे नहीं देखते हैं कभी कभी आपको भूकंप आता है तो थोड़ा सा धरती जो है डोलता है, तो उस टाइप से यह कंपन जो है पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। पृथ्वी के चारों ओर क्या कर सकता है? गति। बिल्कुल है कि गति करेगा ही। जैसे भूकंप आएगा तो क्या होगा? थोड़ा बहुत डगमगाएगा, अपना भाषा बोले तो डगमगाएगा। ठीक है, तो चारों ओर डगमगाएगा तो इस टाइप से जो कंपन होगा उसी को तो हम लोग भूकंप कहते थे। लिख लीजिएगा भूकंप किसे कहते हैं यहाँ तक। ठीक है, कहते हैं तक लिख लीजिएगा। भूकंप किसे कहते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगला है कि भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है मतलब कंपना शुरू होता है वह उद्गम केंद्र कहलाता है। क्वेश्चन लिखिएगा कि उद्गम केंद्र होता क्या है तो यहाँ से लिखिएगा कि भूमि परपटी का वह स्थान, भूमि के नीचे का वह स्थान जहाँ पर कंपन जो है आरंभ होता है मतलब कांपना शुरू से वहीं से जो स्टार्ट हुआ तो उसको हो गया उद्गम। उद्गम मतलब वैसा जगह जहाँ पे कंपन स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट होता है शुरू से। ठीक है, उसको बोलते हैं उद्गम। लिख लीजिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। वीडियो को पॉज कीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला है कि उद्गम केंद्र जो है, उद्गम केंद्र आपको पता चल गया कि जहाँ से मतलब जो आपका धरती जैसे भूकंप आया तो डगमगाया तो वह क्षेत्र जहाँ से शुरू से मतलब डगमगाना शुरू हुआ मतलब भूकंप कंपना शुरू हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं उद्गम केंद्र। अब बात करेंगे कि उद्गम केंद्र के सतह पर जो है उसके निकटतम स्थान, जैसे उद्गम केंद्र जहाँ से मतलब शुरू हुआ और डगमगा गया और उस जहाँ से शुरू हुआ मेन पॉइंट जो था उसको हम लोग बोले उद्गम केंद्र। और उद्गम केंद्र के जो निकटतम स्थान है मतलब जो नजदीक का स्थान है उसको हम लोग बोलते हैं अधिक केंद्र। समझ पाए कि नहीं? जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया होगा, रुकिए दिखाते हैं। यहाँ देखिए उद्गम केंद्र कहाँ है, यहाँ देखिए ये उद्गम केंद्र है और उसका नजदीकी केंद्र यहाँ देखिए ये उद्गम केंद्र हो गया और उसका नजदीकी क्या है ये हो गया आपका अधिक केंद्र।
यही तो बात इसमें बताया, यही तो आपको समझा रहा हूँ मैं, तो आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं, तो यही तो गलती हो रहा है आपसे। तो पता चल गया कि नहीं कि उद्गम केंद्र क्या होता है, जहाँ से मतलब धरती का जो कंपना शुरू होता है, जहाँ से एहसास होता है, उसको हम लोग बोलते हैं उद्गम केंद्र। और उद्गम केंद्र का जो नजदीकी है, निकटतम स्थान है, उसको बोलते हैं अधिक केंद्र, अधिक केंद्र। ठीक है, तो पता चल गया। अब बात करते हैं कि अधिक केंद्र कंपन के बाहर की ओर तरंगे के रूप में जो है गमन करती है, मतलब जैसे कभी कभी वाइब्रेट इस टाइप से तरंग के रूप में करता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि रूप में फिर अधिक केंद्र निकटतम भाग में जो सर्वाधिक हानि पहुंचाता है, जो उसका नजदीक भाग होता है वहां पे ज्यादा हानि पहुंचता है। एवं अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होता है। ऑफ कोर्स बात है, तो कॉमन सा बात है। जैसे मान लीजिए कहीं कुछ घटना हो रहा है, जो नजदीक है उसी को तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, अगर जो दूर है तो वहां पे ज्यादा समाप्त हो जाएगा, खत्म हो सकता है, धीरे धीरे प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जो आदमी अगर नजदीक है, मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पे है, ठीक है, और कोई आदमी यहाँ पे है, और कोई आदमी बहुत दूर है, अगर ये दोनों में लड़ाई हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे बम मान लीजिए फूटा, तो सबसे ज़्यादा तो विनाश इसी पे न होगा, और ये दूर वाला पर तो असर पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कम पड़ेगा, हो सकता है नहीं भी पड़े। तो वही बात है कि जब अधिक केंद्र का कहा होता है कि जब अधिक केंद्र जो है उद्गम केंद्र के समूह के सतह पर निकटतम स्थान पर जो है अधिक केंद्र कहते हैं। आपको पता चल गया कि उद्गम केंद्र के सतह पर निकटतम जो स्थान उसको अधिक केंद्र, और अधिक केंद्र के कंपन के बाहर तरंगों के रूप में गमन होता है, कंपन तरी होता है, ठीक ना, वाइब्रेट तरी। और अधिक केंद्र के निकटतम भाग जो है सर्वाधिक हानि होता है, एवं अधिक केंद्र से जो दूरी बढ़ने के साथ साथ जो है भूकंप की तीव्रता जो है कम होता जाता है। ठीक है, ये इसका पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर को पूरा समझ लीजिएगा आप। ठीक है, तो आपको पता चल गया, यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यहाँ पे भी दे दिया है परिभाषा कि उद्गम केंद्र क्या होता है ये। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला, ये आपका प्लेट सिग्मा कहलाया। फिर ये आपका अधिक केंद्र मतलब इसके नज़दीक वाला है। फिर ये क्या है, तो ये आपका भूकंपीय तरंग जो सभी दिशा में बाहर क्यों निकल रही है, इस टाइप से जो निकला ना बाहर। ठीक है, और ये एरो आपको दिखा रहा है, ये अंदर वाला है मतलब नज़दीक वाला, ये कहाँ है, बाहर जा रहा है। तो नज़दीक वाला मतलब अधिक केंद्र का मतलब इसके जो उद्गम केंद्र है, अगर इसके अगर जो बाहर वाला है मतलब नज़दीक वाला जो अधिक केंद्र है, तो मतलब अधिक केंद्र के जो आस पास के जो क्षेत्र है यहाँ पे ज़्यादा नुकसान होगा, इधर जो जा रहे थे थोड़ा बहुत कम नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। जैसे ये वाला प्लेन यदि ये तो क्रियाकलाप है, यहाँ से क्या आप जानते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो क्या आप जानते हैं कि भूकंपीय तरंग जो है कितने प्रकार के हैं, तो नहीं पता, तो नहीं पता तो याद रखिएगा 3 प्रकार के। पहला है पी तरंग अथवा अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, दूसरा है एस तरंग यानी अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, तीसरा है एल तरंग अथवा पृष्ठीय तरंग। ठीक है, तो इन तरंगों को विश्वकोश ज्ञात के प्रयास कीजिए, मतलब इसका जो है ना पूरा अच्छा से हम लोग को जानना है। ठीक है, देखते हैं आज कितना तक है, बस इतना ही है, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ होगा, मैं मानता हूँ 12 मिनट से पार हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं कि यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से अगर तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग जो है कुछ समान तरीकों से जो है भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार अध्ययन, तालाबों में मछलियाँ को उत्तेजना, सांपों पर धरातल पर आना, ये सब जो है मतलब अनुमान है कि भूकंप आ सकता है। ठीक है, भूकंप की वास्तविकता अध्ययन ये सब मतलब कब किया गया था, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो को रोक लीजिए, नहीं तो हम बता ही देते हैं, टाइम क्या है। तो भुज में जो है भूकंप के झटके 26 जनवरी 2001 में को जो है भुज के शहर में रिएक्टर स्केल की तीव्रता वाला भीषण भूकंप, दूसरा एक स्कूल के सर्वाधिक प्रभावित हुआ था इस टाइम। ठीक है, इतना मतलब 1971 छात्र थे, और उसमें से जो है 31 शिक्षकों की मौत हो गया था स्कूल में। ठीक है, इमारत गिरने से। और तीसरा पॉइंट अगर बात किया जाए तो भुज में, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट अगर बात करते हैं तो भूकंप के जो है 3 दिन बाद जो है हर व्यक्ति तक जो है भोजन, कंबल, दवाएं आदि पहुंचाने का कारण हालात चिंताजनक था। चौथा है कि भुज की तबाही, तो फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सभी अवरोध हो गई थी, सब बंद हो गया था। ठीक है, अगला पांचवा है कि शहर में आग, चारकोल और अंगीठियाँ के जो है पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग भी लग गया था। छठा पॉइंट है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र आपातकाल की घोषणा की गई और राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति का जो है घोषणा लगा दिए थे। ठीक है, सातवां पॉइंट है कि मुख्यमंत्री का केंद्र से जो है अपील, गुजरात सरकार ने जो है इस संकट का जो है सामना करने के लिए जो है केंद्र वित्तीय सहायता जो है मांगी थी कि ऐसा ऐसा हो गया तो आप लोग कुछ हेल्प कीजिए। ठीक है, ये क्रियाकलाप दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है
कि जो भूकंप से जो है बचाव की तैयारी है कैसे करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ देखिए, पहला है कि सुरक्षित स्थान, रसोईया या काउंटर या मेज के नीचे, दीवार या अंदरूनी कोने में, मतलब जाके आपको बैठ जाना है। दूसरा है कि इनसे दूर रहें, आग वाले स्थान हो गया, चिमनी के आसपास तथा टूटने वाली जो खिड़कियां हैं, दर्पण है, उन तस्वीरों या फ्रेम से जो है आप दूर रहें तो बेस्ट रहेगा। और पहले से तैयारी क्या करें, तो अपने दोस्तों या परिवार सदस्यों के बीच जो है जागरूकता फैलाएं कि आपदा का सामना जो है विश्वास से करें। जो कुछ भी अपना विश्वास है, विश्वास को खोना नहीं बस। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग रहेगा मुख्य हस्ताकृतियाँ के बारे में, ठीक है। तो आज वीडियो को यहीं पे क्यूट करते हैं, बंद करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे एक दिया हुआ है, इसको भी जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं, तो भूकंप जो है मापन का एक यंत्र किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भूकंप लेखी किसको कहते हैं, तो बताइएगा कि भूकंप का मापन एक यंत्र से जो किया गया उसको भूकंप लेखी कहते हैं, मतलब मापने का जो यंत्र है उसको, ठीक है। बात करते हैं कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से जो है मापी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए रिएक्टर स्केल क्या होता है, तो बताइए कि भूकंप का जो है तीव्रता है कि मतलब कितना स्पीड जा रहा है, कितना क्या हो रहा है, तो उसको जो मापते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टर स्केल, ठीक है। उससे मापा जाता है भूकंप का स्पीड को। अगला है कि 2.0 अथवा उससे कम होती है, इसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। अगर इतना रहेगा तो ना कोई दिक्कत नहीं है, असर उतना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भूकंप का जब तीव्रता है अगर 5.0 होती है तो वस्तुओं को गिरने से क्षति हो सकता है, मतलब नुकसान होगा। और जिस भूकंप की तीव्रता अगर 6.0 है अथवा उससे अधिक है तो बहुत शक्तिशाली होता है। और जिसका तीव्रता अगर 7.0 अथवा अधिक है तो सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। मतलब 2.0 रहेगा तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। लेकिन जब 2 से अगर बढ़ेला स्टार्ट हुआ 5, 6, 7 तो समझिए पूरा खतरा है, ठीक है। तो ये सब है भूकंप का बचाव। अगर इम्पोर्टेंट यहाँ से अगर बात किया जाए तो भूकंप का बचाव वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। और रिएक्टर स्केल जो बताएं वो वाला देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब उसका इकाई अति नापने का यंत्र क्या है। फिर आपका यहाँ पे उद्गम केंद्र क्या होता है, अधिक केंद्र क्या होता है, ये सब आपके बारे में जानना है, ठीक है। बस उसके बाद जो मैंने आपको बताया पिक्चर कभी कभी आ जाता है, और अंतर्जानिक और बहिर्जानिक जान लीजिएगा बस। और ये वाला अगर टेबल आपको याद है तो फिर कहना ही नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की हस्ताकृतियाँ के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता होता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहूँ, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।